पश्चिम बंगाल में एक बार फिर टीएमसी को बहुत बड़ा झटका लगा है। टीएमसी के राज्यसभा सांसद दिनेश त्रिवेदी ने आज राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देते हुए त्रिवेदी ने कहा कि उन्हें अब पार्टी में घुटन महसूस हो रही थी। माना जा रहा है कि दिनेश त्रिवेदी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी ने भी दिनेश त्रिवेदी पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। इससे पहले टीएमसी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले शुभेंदु अधिकारी ने भी ममता का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। शुभेंदु के साथ दिसंबर महीने में आधा दर्जन विधायक भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। पश्चिम बंगाल में वन मंत्री रहे राजीव बनर्जी भी पिछले महीने बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। राजीव बनर्जी के साथ वैशाली डालमिया, जो कि टीएमसी की विधायक रहीं, वो भी अब बीजेपी में आ चुकी हैं। खेल मंत्री लक्ष्मी रतन शुक्ला भी ममता बनर्जी पर आरोप लगाकर अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में टीएमसी के 19 विधायक पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो टीएमसी से लोगों का निकलना लगातार जारी है। एक एक करके टीएमसी से उन लोगों का जाना जारी है जो टीएमसी के संस्थापक रहे। अब अगला नंबर शायद दिनेश त्रिवेदी का है, जो कि पार्टी में बहुत बड़ी हैसियत रखते थे। कि हम करें तो क्या सीमित है, एक पार्टी में है तो पार्टी की डिसिप्लिन है, और आई एम ग्रेटफुल टू माय पार्टी दैट दे हैव सेट मी हियर। मगर मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, उधर अत्याचार। तो मेरी आत्मा की आवाज आज ये कह रही है, और वो स्वामी विवेकानंद जो कहते थे, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहां से आप त्याग पत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए भी इसके लिए ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को कहता हूं, मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं और देश के लिए, बंगाल के लिए हमेशा हमेशा इसके लिए भी एक ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को आप लिखित दें। बहुत बहुत राज्यसभा में खड़े होकर पहले इस्तीफे का ऐलान किया और फिर अगली ही लाइन में पीएम मोदी की तारीफ करके भविष्य के संकेत भी दे दिए। 2 दिन पहले बस 2 मिनट, माननीय प्रधानमंत्री और गुलाम नबी आजाद दोनों, एक सत्ता पक्ष एक विपक्ष, मगर अपनी भावना देश के लिए थी। आज भी जब देखते हैं कि देश की क्या परिस्थिति, पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देखती है। कोविड का भी जब हुआ, दुनिया देख रही थी कि किस प्रकार हिंदुस्तान आगे निकलेगा। बहुत अच्छी तरह सबने मिलकर, जैसे प्रधानमंत्री ने बताया कि 130 करोड़, मगर नेतृत्व उनका था। टीएमसी के राज्यसभा सांसद दिनेश त्रिवेदी ने पहली बार देश को नहीं चौंकाया है। इससे पहले भी साल 2012 में जब वो देश के रेल मंत्री थे तो बजट के 6 दिन बाद ही इस्तीफा दे दिया था। तब दिनेश त्रिवेदी ने 12 मार्च 2012 को रेल बजट में किराया बढ़ाया था। ममता बनर्जी ने बजट के फौरन बाद ही इसकी आलोचना की थी। शाम होते होते ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री कार्यालय को फैक्स भेजकर दिनेश त्रिवेदी को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की थी और 18 मार्च को दिनेश त्रिवेदी ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद मुकुल रॉय देश के रेल मंत्री बने थे, जो इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। अब माना ये जा रहा है कि जब बंगाल में चुनाव चल रहा है और ममता के कैंप में भगदड़ मची हुई है, तो फिर दिनेश त्रिवेदी भी बीजेपी का झंडा थाम सकते हैं। हुआ पीसी और बाइपो के अहंकार के कारण कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति टीएमसी में नहीं रह सकता। मुझे लगता है कि दिनेश जी ने बहुत देर कर दी। मुझे तो साल भर पहले एक बार एयरपोर्ट पे मिले थे, तब उन्होंने कहा था कि बहुत खराब स्थिति है, मैं बिल्कुल काम नहीं कर पा रहा हूँ। बंगाल में एक बात बहुत साफ हो गई है कि अगर बंगाल का विकास जो चाहता है वह मोदी जी के प्रति विश्वास व्यक्त कर रहा है। बीजेपी में जाने की संभावना आपकी क्या है? भैया अभी तो हम अपने आप में चले जाएं, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाना। दिनेश त्रिवेदी रहने वाले गुजरात के हैं। 80 के दशक में कांग्रेस से राजनीति की शुरुआत की, जनता दल होते हुए टीएमसी में पहुंचे थे। 2009 से 2019 तक बैरकपुर से लोकसभा सांसद रहे। 2020 में तीसरी बार राज्यसभा पहुंचे थे। पिछले कुछ दिनों से दिनेश त्रिवेदी की नाराजगी की खबरें भी चल रही थी।
तो दिनेश त्रिवेदी ने पूरा इशारा कर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी की ओर अपना अगला राजनीतिक पड़ाव ढूंढ सकते। दिल्ली बॉर्डर पर किसान पिछले 80 दिनों से धरने पर बैठे हैं। किसानों की मांग है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, लेकिन किसानों के नाम पर सियासत को चमकाने का काम भी तेजी से लगातार चल रहा है। कांग्रेस इसी किसान आंदोलन की आड़ में राहुल गांधी को एक बार फिर से रीलॉन्च करने की तैयारी में है। इसी को लेकर राहुल गांधी आज से 2 दिवसीय दौरे पर राजस्थान पहुंचे। हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में किसानों के मन से केंद्र सरकार पर जमकर राहुल गांधी ने हमला बोला। तो मैं यहां इसलिए आया हूं, मैं ये बताने आया हूं कि ये सिर्फ किसान का मुद्दा नहीं है, ये गरीबों का मुद्दा है। ये जो सिस्टम है, कृषि का सिस्टम, मंडी, एमएसपी, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, ये सिस्टम आपकी रक्षा करता है। इस ढांचे को नरेंद्र मोदी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और मैं आपको यहां आश्वासन देने आया हूं कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, गरीबों के साथ खड़े होकर ये कानून को आगे हम बढ़ने नहीं देंगे। इन कानून मंच से किसान कानून की आड़ में मोदी सरकार पर जमकर सियासी तीर चलाए। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैंने ये किसानों के लिए किया। अगर नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए किया तो पूरे देश में किसान दुखी थे, तो ये किसानों के लिए तो नहीं किया, ना ये छोटे दुकानदारों के लिए किया, ना ये मजदूरों के लिए किया, हमारे दो के लिए किया। किसानों के मुद्दे पर राहुल गांधी उसी हनुमानगढ़ में रैली करने पहुंचे थे जहां साल 2018 में उन्होंने एक वादा किया था। वादा था सत्ता में आए तो 10 दिनों के भीतर किसानों का कर्जा माफ करेंगे, लेकिन 10 दिन या 10 महीने तो छोड़िए, 780 दिन बीत चुके हैं लेकिन किसानों का कर्जा अब तक माफ नहीं हुआ। दिल्ली के मंगोलपुर इलाके में 25 वर्षीय रिंकू की बदमाशों ने हत्या कर दी। मर्डर केस है। पुलिस साफ तौर पर कह रही है कि आपसी रंजिश का मामला है, लेकिन अब इसमें सियासत गरमा गई है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक संग्राम छिड़ा हुआ है। हत्या का आरोप समुदाय विशेष पर लगाया जा रहा है। परिवार का आरोप है कि रिंकू बीजेपी से जुड़ा था और हत्या की वजह यही है, लेकिन पुलिस की थ्योरी कुछ और ही है। दिल्ली के मंगोलपुर इलाके में रिंकू नाम के युवक की बदमाशों ने चाकू से घोंपकर हत्या कर दी। रिंकू एक प्राइवेट अस्पताल में लैब टेक्नीशियन का काम करता था और बीजेपी युवा मोर्चा का सदस्य भी था। और लोगों का यह गुस्सा इसी हत्या के आरोपियों के विरोध में है। पुलिस ने रिंकू की हत्या के आरोप में 5 को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके नाम हैं ताजुद्दीन, दानिश, जाहिद, इस्लाम, नाटू। लेकिन पेच इस बात को लेकर फंसा है कि रिंकू की हत्या की वजह क्या है। पुलिस का कहना है कि झड़प में रिंकू की हत्या हुई है, लेकिन मां का कहना है कि रिंकू बीजेपी से जुड़ा था और इसी वजह से वो लोग जो रिंकू से चिढ़ते थे उन्होंने रिंकू की हत्या कर दी। कुछ लड़कों ने एक जो रिंकू नाम का लड़का है उसको चाकू मार दिया था। तो इसमें 4 लड़कों के नाम शामिल आए थे। चारों को हमने अरेस्ट कर लिया है और आगे कार्रवाई हम कर रहे हैं। सर वो बीजेपी के नेता मेरे भी रहता था और जब टाइम मिलता है वो हनुमान का भक्त है, जय श्री राम का नारा लगाता था, वो लोग चिढ़ते थे सर। इसकी वजह से मेरा बेटा ले लिया इन्होंने और मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चों को नौकरी चाहिए। परिवार के मुताबिक रिंकू बीजेपी नेताओं के साथ रहता था। पड़ोस के रहने वाले नसरुद्दीन नाम के युवक से आए दिन धार्मिक टिप्पणियों को लेकर कहासुनी होती थी, जिससे लेकर दोनों परिवारों के बीच मतभेद था।
जब ये लोग हमारे घर पे आए थे मारने तो ये उन्हीं का था और भैया अकेले फंसे हुए थे उस टाइम। ये सब वही लेके आए थे, ऐसा कुछ नहीं था भैया का। ये जब हमारे घर में पहले मारने आए थे तो भाई और जब जैसे ही भैया बाहर गए हैं तो उन्हीं का जो था सामान वगैरह जो भी लाए थे वो चाकू वगैरह उसी में मतलब वो उठाया तो लेकिन वो भारी उन्होंने छीन के दोबारा मार दी। इसमें संबंधित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम लोग परिवार वर्ग के संपर्क में हैं और इसमें जो भी चीजें हमारे सामने आ रही है तमाम एंगल्स को पुलिस जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। दो समुदाय के बीच हुए इस आपसी झगड़े में हत्या की घटना ने नेताओं को राजनीति का मौका दे दिया। पुलिस जिस हत्या को आपसी झगड़े का नतीजा बता रही है तो नेता इसमें हनुमान और जय श्री राम का एंगल भी शामिल कर रहे हैं। मृतक रिंकू शर्मा के घर के बाहर लोगों की जुटी भीड़ ने आरोपियों के खिलाफ नारेबाजी की। मृतक के घर पर नेताओं के पहुंचने का दौर भी शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी की विधायक राखी बिरलान भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची तो लोगों ने राखी के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी की ओर से सांसद हंसराज हंस भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भी परिवार से मुलाकात की। बीजेपी ने परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान भी किया है। घटना पर बीजेपी हमलावर है और निशाने पर है सीएम केजरीवाल। इसी बीच मंगोलपुरी में आरोपियों के रिश्तेदारों के घर में तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। दिल्ली का मंगोलपुर इलाका वैसे ही पहले से बहुत संवेदनशील है। यहाँ पे इस तरह की सांप्रदायिक घटनाएं अतीत में भी होती रही हैं, इसीलिए यहाँ रहने वाले बाशिंदों को बहुत सोच समझकर अपने कानों पर, अपनी आंखों पर विश्वास करना होगा, तभी शांति और सौहार्द बना रह सकता है। 2 दिन बाद वैलेंटाइंस डे आने वाला है। पिछले कुछ समय से हिंदुस्तान में इस दिन दो तरह के इजहार होते हैं। एक में लोग अपने प्यार का इजहार करते हैं तो वहीं दूसरे में अपनी बेवकूफ़ी का। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका जवाब इस रिपोर्ट में आपको मिल जाएगा। मंदिर के पार्क के बीचों बीच लाठियों को तेल पिलाया जा रहा है। तेल पिलाने की इस प्रक्रिया के साथ साथ विधिवत मंत्रोच्चार किया जा रहा है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के सागर की हैं, जहां शिवसेना के कार्यकर्ता वैलेंटाइन डे के विरोध की तैयारियां कर रहे हैं। इतने से भी पेट नहीं भरा तो खुद को भारतीय संस्कृति रक्षक बताते हुए वैलेंटाइन डे के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अब जरा शिवसेना के नेता पप्पू तिवारी, जो कि शिवसेना के उपराज्य प्रमुख हैं, उनका बयान सुन लीजिए। शिव सैनिकों ने डंडों में चमेली का तेल पिलाया है। यह चमेली का तेल उन दिशाहीन युवाओं के लिए है जो पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते हैं, भारतीय संस्कृति का अपमान करते हैं। आज आपसे हम आग्रह करते हैं और शहरवासियों से आग्रह करते हैं कि वो अपने बेटा बेटियों को 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन घर से बाहर ना निकलने दें। हम भारत माता के सम्मान में शिव सैनिक मैदान में आकर वैलेंटाइन डे का पुरजोर विरोध। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।